साल का सबसे बड़ा ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल सही सुना, इतिहास के प्यारे विद्यार्थियों के लिए 2025 जाता हुआ 2026 आता हुआ सबसे बड़ा ऑफर। इससे बड़ा ऑफर अभी तक नहीं आया है चंदू सर की क्लास के मंच पर। इतिहास के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 28 तारीख से 5 जनवरी तक यह ऑफर रहेगा। ठीक है, जिसमें इतिहास विषय का अगर आप अर्जुन बैच लेते हैं, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की कक्षाएं इसमें उपलब्ध है। इस बैच की प्राइस वैसे 10,000 रुपए होती है, पर 2,500 का डिस्काउंट मिलने के बाद में 7,499 रुपए का रहने वाला है। हमारा प्रहार बैच जो लाइव बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, पूरे राजस्थान में लाइव बैच कोई नहीं बता रहा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव बैच। वैसे इसकी फीस 7,000 रुपए है, पर 2,000 डिस्काउंट करने के बाद में प्राइस हो जाती है 4,999। इतिहास का विरासत बैच जो है, ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है। यह भी नए सिलेबस के आधार पर ही है। इसमें प्रहार बैच की जो क्लासेस होती है, इन क्लासेस को ही रिकॉर्डेड तौर पर उपलब्ध करवाया जाता है। यह बैच केवल और केवल 4,000 रुपए का ही है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रहार बैच के विद्यार्थी अगर कोई क्लास नहीं ले पाते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध रहती है उसी प्रहार बैच में, जिसे अनलिमिटेड बार एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, विश्व इतिहास और इतिहास दर्शन का कॉम्बो पैक है। इतिहास दर्शन है प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का जीके का बैच केवल 599 का है। सेकंड ग्रेड एसएसटी इतिहास है। अभ्यास टेस्ट सीरीज है आपकी 799 की। पीजीटी टेस्ट सीरीज है, नोट्स हार्ड कॉपी में है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। न्यू टॉपिक स्पेशल बैच है, राजस्थान इतिहास का वीर बैच है 499 का, और मूल्यांकन टेस्ट सीरीज रहने वाली है 199 रुपए की। तो फिर देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और करिए अपने सपनों को साकार। जय हिंद, जय भारत। याद रखिएगा, नए साल का यह ऑफर 28 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक ही रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। और ये आइए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने कल एक विषय पर परिचर्चा को प्रारंभ किया था। विषय बहुत बेहतरीन था, बड़ा शानदार था। नाम था औद्योगिक क्रांति। क्लियर हो गई? चलिए देखिएगा, औद्योगिक क्रांति में हमने परिचय पढ़ा, क्या परिवर्तन हुए यह पढ़ लिया, आवश्यक कार्य कारक पढ़ लिए, महत्वपूर्ण पहलू पढ़े, कारण पढ़े कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की चर्चा हमने करी, औद्योगिक क्रांति का द्वितीय चरण परिचय, वैज्ञानिक तकनीकी आविष्कार, तकनीकी वर्ग का उदय, औद्योगिक क्रांति के परिणाम सकारात्मक नकारात्मक। कल हम कारण तक पहुंच चुके थे। आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक क्रांति के औद्योगिक क्रांति के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की, और सबसे पहले कृषि क्षेत्र में विकास की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने बात करी औद्योगिक क्रांति क्या है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रक्रिया में हुआ परिवर्तन है, जिसके तहत हस्तचालित औजारों का स्थान शक्ति चालित यंत्रों या औजारों ने ले लिया था। औद्योगिक क्रांति के पहले उत्पादन प्रक्रिया धीमी थी, लागत ज्यादा थी, मानव श्रम से उत्पादन किया जाता था और एक रूपता नहीं थी, कृषि प्रधान समाज था। बाद में उत्पादन प्रक्रिया बढ़ गई, लागत में कमी आ गई, मशीनों से उत्पादन किया जाने लगा, एक रूपताई औद्योगिक समाज बन गया। 18वीं शताब्दी तक यूरोप कृषि प्रधान था, मानव श्रम ही माध्यम था, एक व्यक्ति को एक इकाई के रूप में माना जाता था। परिणामतः मशीनों का अभाव था, क्योंकि शक्ति या पावर नहीं थी, वाष्प शक्ति, जल शक्ति नहीं थी। परिणामतः बड़े उद्योग या कारखानों का विकास नहीं हो पाया था। एक व्यक्ति को एक इकाई के तौर पर माना जाता था। लाइफ स्लो, सिंपल और स्लीपी थी। समाज की पृष्ठभूमि में 1770 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के दो चरण रहे। पहले चरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, दूसरे की शुरुआत जर्मनी से हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, उसके बाद बेल्जियम में हुई। सोवियत संघ रूस में जो है यूएसएसआर, इसमें सबसे बाद में औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोयला लोहा निक्षेपों की समस्या थी, रूढ़िवादी समाज था, जारशाही शासन था, उच्च तकनीक की कमी थी। औद्योगिक क्रांति क्या है? कृषि प्रधान समाज का औद्योगिक समाज में परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति है। कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तन, उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन, वितरण प्रक्रिया में परिवर्तन, औद्योगिक प्रणाली और श्रमिकों के स्तर में होने वाला परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति है। एडवर्ड ने यह बात कही थी। गृह उद्योगों, धंधों का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति है। सीडी हेजन ने यह बात कही थी।
औद्योगिक क्रांति शब्द का पहला प्रयोग जेके ब्लांकी या लुई ब्लांकी ने 1837 में किया था। फ्रांस का रहने वाला था। इसे लोकप्रिय अर्नोल्ड टाइनबी ने बनाया था। 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन हुए, क्या आवश्यक कारक है। इसके बाद औद्योगिक क्रांति के पहलू हमने पढ़े। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई। पैसा चाहिए सर, बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। सस्ता श्रम चाहिए, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, समुद्री व्यापार परिवहन है, कच्चे माल की उपलब्धता है, बैंकिंग व्यवस्था। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। राजनीतिक स्थिरता, तो याद रखिए 1688 में शानदार क्रांति जिसे हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था स्थापित हो गई। इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई, इस वजह से वहां उद्योग स्थापित हुए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ तक परिचर्चा कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक क्रांति जो है उसके वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर बात करते हैं, या वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की चर्चा करते हैं। लिखिएगा। औद्योगिक क्रांति के वैज्ञानिक व तकनीकी विकास, इसको सही करेंगे औद्योगिक क्रांति में। ठीक है, चलो। सबसे पहले हमने बात करी है कृषि क्षेत्र में विकास, तो हेडिंग डालिएगा। कि साहब कृषि के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, किस तरह हुआ, बहुत अच्छे से समझिएगा। बेसिकली कृषि के क्षेत्र में विकास की शुरुआत होती है 1701 ईस्वी से। हो सकता है इसके पहले भी विकास की शुरुआत हो चुकी हो। वैसे तो 1674 ईस्वी के आसपास यह कार्य कर चुके थे, लेकिन उनका जीवन काल ही 1674 से लेकर 1738 के आसपास माना जाता है। तो शुरुआत हुई इंग्लैंड में, यॉर्कशायर एक जगह है, वहां का एक जमींदार था, नाम था जेथरो टल। इसने एक ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, एक सेकेंड रुकिए। भाई साहब, चश्मे वालों के साथ बहुत समस्याएं होती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या। अगर चश्मे में थोड़ा सा भी स्पॉट है ना, तो फिर विजिबिलिटी में समस्या आने लग जाती है, वही इरिटेट करने लगता है। चलिए तो जेथ्रोटल नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ, यॉर्कशायर का जमींदार था इंग्लैंड का। 1701 ईस्वी में इसने ड्रिल मशीन के आविष्कार करी। यह बीज बोने के लिए थी, तो इससे बीज बोने की एक प्रक्रिया जो है वह आसान हो गई और व्यवस्थित हो गई। तो शुरुआत करते हैं जी। जेथ्रोटल, इसने किसकी आविष्कार की थी, याद रखिएगा, ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। ड्रिल मशीन, ठीक है। बीज बोने की प्रक्रिया आसान व व्यवस्थित हो गई। ड्रिल मशीन का आविष्कार 1701 ईस्वी में किया गया था। और यह भाई कौन था, तो यह यॉर्कशायर का जमींदार था।
यॉर्कशायर का जमींदार था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बहुत अच्छे से इनको मैं बॉक्स में बंद करता चलूंगा, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर आपको जोर देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि किसने किसका आविष्कार किया था। डिटेल आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अपने जो काम की है वो ये है। क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, जेथरो टल जो है, इसने 1701 ईस्वी में क्या किया, याद रखिएगा, ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। इसे सीड ड्रिल भी कहा जाता है। इस वजह से पहले क्या होता था ना, फसलों में बीज, देखो, अगर उत्पादन बढ़ाना है ना, तो प्रत्येक महत्व बिंदु पर बहुत जोर देना पड़ता है। आपके बीज बोने का तरीका क्या है, खाद की मात्रा क्या रहेगी, पानी की मात्रा क्या रहेगी, सब बातों पर ध्यान दे करके हम खेत में उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। तो पहले किसान जब बीज बोता था तो उसके लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं था, ऐसे फेंक दिया करता था। तो परिणाम स्वरूप वो बीज जमीन के ऊपर ही रह जाया करते थे और उनका विकास नहीं हो पाता था। लेकिन इस जेथरो टल ने कहा कि भैया, जमीन में बीज जितना अंदर जाएगा उससे उतनी ही ज्यादा उत्पादन क्षमता जो है वह विकसित होगी। तो इसीलिए इसने ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। मैं आपको यहाँ पर कुछ चित्र साथ में ही दिखाते चलूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जेथरो टल, ये दिखता है भाई साहब जेथरो टल। देखिए, ये हमारे समक्ष जेथरो टल है, ठीक है। और इसके द्वारा बनाई गई ड्रिल मशीन आप देखेंगे, एक ड्रिल मशीन की खोज की गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब ये ड्रिल मशीन क्या है, वर्तमान की चक्की के जैसी है। ऊपर इसमें गेहूं या जो भी अनाज है उसके दाने रखे हुए हैं। इसको चलाया जा रहा है खेत के नीचे नीचे। और आगे जो है यह प्रक्रिया, इसमें गहराई में खेत छेद अंदर होल करती जा रही है। और इसके माध्यम से आप देखिएगा, जो बीज है वह नीचे गिरते जा रहे हैं। और पीछे एक यंत्र लगा हुआ है जो यह आसपास की जमीन को जो है वह वापस जहां गड्ढा किया गया है, उस वापस किए गए गड्ढे जिसमें बीज डाले गए हैं उसके ऊपर मिट्टी को फॉरवर्ड करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रही है, यह खुदाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये बीज डाले जा रहे हैं और ये वापस क्या डाली जा रही है, मिट्टी को कवर किया जा रहा है। मिट्टी जो है वह कवर हो रही है। और ये जो मशीन आपके समक्ष देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ड्रिल मशीन। क्या कहते हैं भाई साहब, याद रखना, ड्रिल मशीन कहते हैं। इसे ही सीड ड्रिल भी कहते हैं। बताओ भाई क्या कहते हैं, तो याद रखना जी, सीड ड्रिल कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्राणी आपको नजर आ रहे हैं, ये भाई साहब कोई और नहीं है, यह जेथरो टल है। क्लियर हो गई क्या बात? तो ये सीड ड्रिल है, इस तरह से काम करती थी। आगे वाला हिस्सा खुदाई करते जाता था, उसमें बीज डालते जाता था दूसरा हिस्सा, और तीसरा हिस्सा जो है वह काम उसको मिट्टी को कवर करता हुआ चलता था। क्लियर हो गई क्या बात? आराम से समझ लो, लिख लो, और फिर हम उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरा व्यक्ति लेते हैं हमारे, जिसका नाम आता है चार्ल्स टाउनसेट। चार्ल्स टाउनसेट जो है 1674 से 1738 के बीच में रहा। इसने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहले तो कृषि चक्र पद्धति को इसने दिया। कृषि चक्र पद्धति क्या होती है? कृषि चक्र पद्धति होती है सर, फसलों को बदल बदल कर बोने की प्रक्रिया, ठीक है। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम एक खेत में बार बार एक ही फसल का उत्पादन करेंगे तो फिर वह भूमि समय के साथ बंजर होने लगेगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो चार्ल्स टाउनसेंड ने कहा, क्या कहा, कि भैया हमें समय के अनुसार फसलों में बदलाव करना जरूरी है। एक फसल को ही लगातार नहीं बोते रहना चाहिए। इससे आपके खेत की उत्पादन क्षमता बनी रहेगी, ठीक है। तो पहला तो कृषि चक्र पद्धति टाउनसेंड ने दी, और दूसरा सलजम की खेती के बारे में बताया। सलजम एक प्रकार का फसल होती है जिसमें उत्पादन ज्यादा होता है। उत्पादन ज्यादा होगी, लागत कम होता है, तो मेरे दोस्त फायदा ज्यादा होगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सलजम को अंग्रेजी में टर्निप कहते हैं, तो इसे टर्निप टाउनसेंड भी कहा जाता है। क्लियर हो गई? तो भैया किसके बारे में बात कर चुके हैं? जेथरो टल, लिखिएगा, चार्ल्स टाउनसेट, ठीक है।
भाई जो है 1674 1738 ईस्वी तक इसने दो काम किए। सबसे पहले सलजम बाद में लिखेंगे, पहले कृषि चक्र पद्धति लिख लो। कृषि या फसल चक्र पद्धति, और इसी ने सलजम की कृषि। सलजम को क्या कहते हैं? टर्निफ कहते हैं। टर्निफ, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? याद रखिएगा, टर्निफ कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? टर्निप टाउनसेंड कहा गया। क्लियर हो गया? नाम क्या है भैया? चार्ल्स टाउनसेंड, ठीक है। चलिए, इसने सबसे पहला जो काम किया कृषि चक्र पद्धति के बारे में किया, और दूसरा जो महत्वपूर्ण काम ये करता है सलजम की खेती के बारे में करता है, ठीक है। चार्ल्स टाउनसेंड, ये है सर चार्ल्स टाउनसेंड। अब देख लें, टाउनसेंड। औद्योगिक क्रांति में इन आविष्कारों से ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति आया, रॉबर्ट बेकवेल। रॉबर्ट बेकवेल ने पशुपालन में सुधार किया, भेड़ की नस्ल में सुधार किया। भेड़ की नस्ल में सुधार किया तो उससे ऊन का उत्पादन ज्यादा होने लगा। परिणाम स्वरूप पशुपालन लाभदायक व्यवसाय बन गया। इसीलिए रॉबर्ट बेकवेल को ही हम वैज्ञानिक प्रजनन प्रणाली का जनक कहते हैं। क्लियर हो गए? रॉबर्ट बेकवेल। अगला नाम लिखेंगे, नंबर 3, रॉबर्ट बेकवेल, ठीक है। अब इस रॉबर्ट बेकवेल ने क्या क्या काम किया? तो याद रखिएगा, पशुपालन में सुधार किया, भेड़ की नस्ल में सुधार किया, पशुपालन, परिणाम स्वरूप पशुपालन जो है वह लाभदायक व्यवसाय बना, और इसे वैज्ञानिक प्रणाली का जनक कहते हैं। क्या ये बात क्लियर होगी? तो लिखिएगा, पशुपालन में सुधार किया। भेड़ की नस्ल में सुधार किया। अब पशुपालन लाभदायक व्यवसाय बन गया। ठीक है। और बेकवेल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक प्रजनन प्रणाली का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रजनन प्रणाली का जनक। चलो, मैं आपको सबसे पहले तो रॉबर्ट बेकवेल का चित्र बताता हूँ। यह है सर रॉबर्ट बेकवेल, आप देख लीजिए, आपको नजर आ रहा होगा भाई रॉबर्ट बेकवेल।
चलो इसको छोड़ो, दूसरा चित्र ले लेते हैं इसी का। कभी कभी तकनीकी कारण हो जाते हैं। ये है सर रॉबर्ट बेकवेल, ठीक है। और इस रॉबर्ट बेकवेल ने जो भेड़ की नस्ल में सुधार किया और नई भेड़ बनाई भाई साहब, वो ऐसी थी। आप देखो, देखो सर, ये रॉबर्ट बेकवेल की भेड़ की नस्ल है। और ये कौन है याद रखना, इट्स कॉल्ड रॉबर्ट बेकवेल। और ये इसके द्वारा बनाई गई भेड़ थी, ठीक है। देखो, अब एक बात देखो ना आप यहाँ पर भाई साहब, उत्पादन ज्यादा होगा या नहीं होगा? हाँ बताओ। अब साहब इसने तो बता दी कि भाई भेड़ की नस्ल में सुधार किया, किसने किया? रॉबर्ट बेकवेल ने किया। अब रॉबर्ट बेकवेल ने जो तरीका बताया, उस तरीके पर भेड़ की नई नस्ल को निर्माण किया था किसने? चार्ल्स कॉलिंग ने, ठीक है। तो नोट करके एक लाइन लिखेंगे, नोट, NOTE लिखिए, नोट करके, ठीक है। नोट करके एक लाइन लिखेंगे, चार्ल्स कॉलिंग ने चार्ल्स कॉलिंग ने बेकवेल, रॉबर्ट बेकवेल ने क्या की थी? भेड़ की नस्ल में सुधार की थी। बेकवेल की की प्रणाली पर भेड़ की नई, ठीक है, भेड़ की क्या करी? नई नस्ल तैयार करी, नई नस्ल तैयार की। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाता है कि भेड़ की नई नस्ल तैयार करने वाला कौन था? रॉबर्ट बेकवेल था। क्या बात नहीं, भेड़ की नई नस्ल तैयार करने वाला रॉबर्ट बेकवेल। और भेड़ में नस्ल सुधार करने वाला कौन था? मैं शायद गलत बोल गया। भेड़ की नई नस्ल बनाने वाला कौन था? चार्ल्स कोलिंग था। और भेड़ की नस्ल में सुधार करने वाला कौन था? याद रखना, रॉबर्ट बेकवेल था। तो यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, भेड़ की नस्ल सुधार, गलती मत करना, भेड़ की नस्ल में सुधार, बताओ भाई किसने किया था? तो नाम याद रखना, डेट्स कॉल्ड रॉबर्ट बेकवेल ने किया था। भेड़ की नई नस्ल तैयार की, तो ये किसने की थी? ये की थी चार्ल्स कोलिंग ने। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आ गई क्या? चार्ल्स कोलिंग ने भेड़ की नई नस्ल तैयार की थी और सुधार करने का काम रॉबर्ट बेकवेल ने किया था। इंग्लैंड का सम्राट था, नाम था जॉर्ज तृतीय। इसने कृषि को बढ़ावा दिया, इसीलिए फार्मर जॉर्ज कहलाया, ठीक है। तो अगली बात लिखिएगा, इसको भी नोट में ही लिख लो तो ठीक रहेगा। नोट लिखिए, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय ने कृषि को बढ़ावा दिया, इसलिए इसे फार्मर जॉर्ज, कृषक जॉर्ज कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? कृषक जॉर्ज के नाम से जाना गया, लिख लो भाई साहब। ऐसे ही औद्योगिक क्रांति थोड़ी हुई थी। आज हम हमारे जीवन को इतना आसान देखते हैं ना कि साहब ये हो गया वो हो गया। सर, इस जीवन को आसान बनाने के लिए कई सारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया था। पहले इस तरह से उत्पादन थोड़ी होता था। आज हम कहते हैं हमारे भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी हरित क्रांति लेकर आए, स्वामीनाथन लेकर आए, जिन्हें भारत रत्न दिया गया, बिल्कुल लेकर आए। लेकिन इसका आधार कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति के तहत जो कृषि के क्षेत्र में
परिवर्तन हुआ था उसने निर्मित कर दिया था। इसके बाद आया आर्थर यंग, इसने नई खेती का प्रचार किया। अब ये नई खेती क्या होती है? नई खेती होती है बाड़ाबंदी कर दी कि भाई हाँ, पर्टिकुलर एक चारों तरफ चार दीवारी कर दी, कृषि फार्म का निर्माण किया गया था। इसने एक किताब लिखी थी एनल्स एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। आर्थर यंग को ही नई खेती का अवतार कहा जाता है, ये ट्रेवेलियन ने कहा था, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं आर्थर यंग के बारे में। नंबर 4 लिखेंगे आर्थर यंग, नई खेती का, जो नई खेती होती है उस नई खेती का प्रचार किया, ठीक है। अब ये नई खेती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। नई खेती होती है जी मूल रूप से बाड़ाबंदी, ठीक है। यानी कि खेत के चारों तरफ जो है वह एक प्रकार से बाड़ बना देना, ठीक है। बाड़ाबंदी या एक तरह से कृषि फार्म का निर्माण करना, कि जंगल भूमि है उस समय इतनी जनसंख्या तो थी नहीं, तो भूमि बहुत सारी थी, इसीलिए इन्होंने कहा जी जो जंगली भूमि है उसको पर्टिकुलर कुछ भूमि को खेत में तब्दील कर लो, उसके चारों तरफ बाड़ाबंदी कर लो, ताकि कोई जंगली जानवर अंदर नहीं आ सके और आप स्वतंत्रता पूर्वक खेती का काम कर सके। वहीं पर रहो, खेत में ही रहो, खेत की सुरक्षा करो और काम करते जाओ। इंग्लैंड में 1792 में ऑर्थर यंग बड़ा लोकप्रिय हुआ। तो इंग्लैंड की सरकार ने 1792 से 1815 ईस्वी तक 956 बाड़ाबंदी अधिनियम बनाए थे। 1792 से 1815 याद रखना। इंग्लैंड में 1792 से 1815 ईस्वी तक 956 बाड़ाबंदी अधिनियम बने। अधिनियम बने थे। आर्थर यंग को क्या कहा जाता है? इसकी पत्रिका, सबसे पहले तो इसकी पत्रिका कौन सी थी? इसने जो बुक निकाली वो थी एनल्स एंड एग्रीकल्चर। एनल्स एंड एग्रीकल्चर। और आर्थर यंग का क्या कहा जाता है? नई खेती का जनक, ठीक है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, नई खेती का अवतार या नई खेती का अवतार, या इसे ही क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और ये बात किसने कही है? ये ट्रेवेलियन ने कही है। ट्रेवेलियन विश्व के इतिहास पर अध्ययन करने वाला बहुत बड़ा लेखक हुआ है, ट्रेवेलियन। चलो मैं आपको आर्थर यंग दिखा देता हूं जिसको हम इतना लोकप्रिय मानते हैं। देखो भाई साहब, क्या गजब का व्यक्ति है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? यह व्यक्ति जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, यह व्यक्ति है आर्थर यंग। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? कौन है यह? आर्थर यंग है। आर्थर यंग जो है यही नई खेती का प्रचार किया। इसने पत्रिका लिखी थी एनल्स एंड द एग्रीकल्चर। नई खेती का अवतार या नई खेती का जनक कहा ट्रेवेलियन ने। इसने बाड़ाबंदी या कृषि का फार्म को बढ़ावा दिया। इंग्लैंड में 1792 से 1815 ईस्वी तक जो है 956 बाड़ाबंदी अधिनियम बने थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद एक नाम आता है एली व्हीटने, नाम सुना होगा आपने। एली व्हीटने कौन है? इसने एक तरह के हार्वेस्टर का आविष्कार किया। हार्वेस्टर शब्द गलत हो जाएगा, माफी चाहूंगा। इसने मूल रूप से अनाज और भूसे को अलग करने की एक मशीन बनाई। हार्वेस्टर तो फसल काटने की मशीन होती है, उसका आविष्कार तो साइरस एच मैकोर्मिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो याद रखना, एली व्हीटने ने जो है वह अनाज और भूसे को अलग करने की मशीन बनाई थी। तो लिखिएगा नंबर 5,
हेली, नाम थोड़ा सा याद रखना। वीट ने, इसने अनाज व भूसे को अलग करने की मशीन बनाई। किसने बनाई? एली व्हिटने ने बनाई। अनाज और भूसे को अलग करने की मशीन बनाई। क्लियर हो गई? चलो सर कुछ बातें कर लेते हैं एली व्हिटने के बारे में। ये है एली व्हिटने। देखो सर, देख रहे होंगे, ये एली व्हिटने है और इसके द्वारा जो मशीन बनाई गई है वह कुछ इस तरह से थी। आप देख रहे होंगे, ये है एली व्हिटने के द्वारा बनाई गई मशीन। अब इसमें देखिएगा, ये तो एली व्हिटने साहब है, बड़े गजब की मशीन। अब ये मशीन है, अब इसमें क्या होता था ना, ये मशीन को यहां से घुमाया जाता था इस जगह से। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इस मशीन को जो है वह यहां से घुमाया जाता था और यहां से अनाज की पोटलियां बना करके, जिसे हम बंडल कहते हैं, बंडल बना करके डाला जाता था इस जगह से। मशीन घूमती थी, भूसा अलग हो जाया करता था और अनाज जो है वह अलग हो जाया करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? वो नहीं बोलते का पूड़ा, अपने राजस्थान में क्या बोलते हैं? पूड़ा बोलते हैं, पूड़ा। तो पूड़ा जो है वो बनाया जाता था फसलों का, वो इसमें डाला जाता था, हैंडल को घुमाया जाता था तो अनाज अलग हो जाता था, भूसा अलग होकर के बाहर निकल जाया करता था। एक तरह से वर्तमान का यह थ्रेसर जैसी मशीन थी। कौन सी मशीन थी? थ्रेसर। थ्रेसर के समान, है ना। हमारे राजस्थान में या कहीं पर भी जहां पर फसल काटी जाती है वहां पर थ्रेसरों का प्रयोग किया जाता है, करते हैं ना। तो पूड़ियां बना करके जो है अनाज की थ्रेसर में डाल दी जाती है, तो एक तरफ खाखला निकलता जाता है, उसका भूसा निकलता जाता है, तो दूसरी तरफ अनाज निकलता जाता है। तो यह थ्रेसर के जैसी थी, जिसका आविष्कार एली व्हिटने ने किया था। वीट, वीट यानी कि अनाज, है ना। एली का मतलब अलग होना, ठीक है। इसी ने क्या बनाया? भूसे को अनाज से अलग करने की एक मशीन बनाई थी। इसके बाद साइरस एस मैकॉर्मिक आता है। 1834 में इसने फसल काटने की मशीन हार्वेस्टर का आविष्कार किया। ठीक है, लिखिएगा नंबर 6। आनंद आ रहा है ना पढ़ने में? बताओ, साइरस एच मैकॉर्मिक। साइरस मैकॉर्मिक, ठीक है। चले साहब, इस भाई ने 1734, कब की बात है? लगभग 1834, माफी चाहूंगा, 1734 नहीं, 1834 की परिचर्चा है ये। फसल काटने की मशीन बनाई, हार्वेस्टर। अब जब फसल काटने की मशीन बन गई तो स्वाभाविक बात है कि अब फसल काटना बेहद आसान हो गया। हार्वेस्टर आप लोग जानते ही होंगे, एलिवेट ने जॉन के फ्लाइंग शटल, हार्वेस्टर ये रहा। ठीक है, ये ऐसा होता है हार्वेस्टर, ठीक है ना। अब ये मेसी का हार्वेस्टर, ये तो अपने काम का है नहीं, ठीक है ना। ये प्रतीकात्मक हार्वेस्टर है, प्रतीकात्मक हार्वेस्टर है। ये एक ऐसी फसल होती है, एक ऐसी मशीन होती है जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्या होता है इसमें? इसमें मूल रूप से ये होता है कि ऑटोमेटिक चलती जाती है, यह चलाने वाला होता है
ये स्वतः ही फसल को काटती जाती है और अपने आप ही जो है फसल कटती जाती है, फसल अलग होती जाती है, भूसा अलग होता जाता है, यानी कि सब कुछ स्वतः ही कर लेती है। ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक ही मजदूर में काम या 2-5 मजदूरों में ही काम हो जाता है। इसके बाद एक व्यक्ति आया, नाम था जस्टुस वॉन लाइबिंग। जस्टुस वॉन लाइबिंग 1840 में इसने रासायनिक खाद का आविष्कार किया। जस्टुस वॉन लाइबिंग ने परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई। नंबर 8, नंबर 7, जस्टुस वॉन लाइबिंग। ठीक है, रासायनिक खाद 1840 की बात है यह, जब आविष्कार किया गया था। और ये भाई जो है वह जर्मनी का था। अब 1840 में रासायनिक खाद की वजह से क्या हो गई, उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि हुई। लिख लो यहां तक। उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी बातें देखी। यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो सुमेलित करने वाला हो। जेथरो टल ने ड्रिल मशीन बनाई थी, बीज बोने की प्रक्रिया आसान हो गई। 1701 में बनाई यह मशीन। यॉर्कशायर का यह जमींदार हुआ करता था, है ना, इंग्लैंड का रहने वाला था। तो इंग्लैंड में ही तो है यॉर्कशायर। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं, चार्ल्स टाउनसेट कृषि या फसल चक्र पद्धति की नींव रखी। सलजम की कृषि करी, टर्निप टाउनसेट इसका नाम है। रॉबर्ट बेकवेल वैज्ञानिक प्रणाली का जनक है। इसने भेड़ की नस्ल में सुधार किया और पशुपालन लाभदायक हो गया। इसकी पद्धति पर, बेकवेल की प्रणाली पर भेड़ की नई नस्ल चार्ल्स कोलिंग ने तैयार करी। भेड़ की नस्ल में सुधार सुधार रॉबर्ट बेकवेल ने किया। भेड़ की नई नस्ल चार्ल्स कोलिंग ने तैयार करी। इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज तृतीय, इसने कृषि को बढ़ावा दिया, इसीलिए इसे फॉर्मर जॉर्ज कहा जाता है। आर्थर यंग, इसकी एक पत्रिका हुआ करती थी, एनल्स एंड एग्रीकल्चर। नई खेती का अवतार कहते हैं या जनक कहते हैं, ट्रेवेलियन ने कहा। इसने नई खेती का प्रचार किया, बाड़ाबंदी या कृषि फार्म लगाए। इंग्लैंड में 1792 से 1815 तक 956 बाड़ाबंदी अधिनियम बने थे। एली वीट ने अनाज को भूसे से अलग करने की एक मशीन जो है वह तैयार कर दी इसने। साइरस एस मैकोरीम हार्वेस्टर बनाई। और जस्टिस वान लाइबिंग रासायनिक खाद इसने बना दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया। अब माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है ना, वह शुरुआत मूल रूप से वस्त्र उद्योग से ही हुई थी। तो वस्त्र उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुआ, आइए चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिएगा, वस्त्र उद्योग में विकास। वहां पर क्या डाला था, कृषि क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में, तो ठीक इसी प्रकार यहां डालेंगे वस्त्र उद्योग में विकास। वस्त्र उद्योग में विकास। यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। एक बार तो आरपीएससी ने जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ ना, 4 सवाल पूछ लिए थे आविष्कारों से। आपके पीजीटी में पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में केवीएस एनवीएस में पूछे जाते हैं, दिल्ली वाले में पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की परीक्षा जो होती है उसमें भी यह बातें पूछी जाती है। ठीक है ना? हाँ, तो क्या ये चीजें क्लियर हो गई? तो वस्त्र उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, कितने बजे तक टाइमिंग? अच्छा,
चलो मैं फोन करता हूँ, तब आना भी नहीं है। चलिए, अब मेरे दोस्त वस्त्र उद्योग में जो परिवर्तन आया, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ वस्त्र उद्योग से ही माना जाता है, इस बात को याद रखना। तो सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ वस्त्र उद्योग से ही माना जाता है। ठीक है, सबसे पहला एक नाम आता है, नाम है जॉन के। इसने एक फ्लाइंग शटल बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं, बुनाई यंत्र, 1733 में बनाया है। इसे उड़न तूरी करगा भी कहा गया, यानी कि एक दिन में यह 10 श्रमिकों के जितने कपड़े की बुनाई करता था। क्लियर हो गई। तो मेरे दोस्त, कपड़े की बुनाई के लिए एक यंत्र बनाया गया, नाम था फ्लाइंग शटल। तो सबसे पहला एक नाम याद रखिएगा जी, जॉन के। इसने क्या बनाई, फ्लाइंग शटल। नाम याद रहेगा ना। यह एक प्रकार का बुनाई यंत्र था। इसे उड़न तूरी करगा भी कहा जाता है। ठीक है, और यह फ्लाइंग शटल जो है, ये बात याद रखना, एक दिन में 10 श्रमिकों के जितना कपड़ा अकेला बुन लिया करता था। या तो आप 10 श्रमिक रखो, यानी कि 10 मजदूर रखो, या फिर मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, एक अकेला फ्लाइंग शटल रखो, बराबर का रेशियो रहेगा। क्लियर हो गई। तो एक दिन में 10 श्रमिकों के जितने कपड़े की बुनाई यह कर लेता था। एक दिन में 10 श्रमिकों जितना कपड़ा बुन लिया करता था। और इसका आविष्कार कब किया गया था, याद रखना, 1733 में। अब मैं आपको जॉन के दिखाता हूं सबसे पहले, तो फिर इसके पीछे का लॉजिक दिखाता हूं। सर, ये है जॉन के। आपके समक्ष एक व्यक्ति नजर आ रहा होगा, इट्स कॉल्ड जॉन के। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूं फ्लाइंग शटल। ये है सर फ्लाइंग शटल, ये है सर फ्लाइंग शटल, और ये इस पद्धति पर काम करती थी। यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्लाइंग शटल स्पीड ऑफ वेविंग, यानी कि कितनी तेज गति से यह काम करती थी। इधर से धागे की 3 लेयर आ रही है, और यहाँ पर जो है इसको घुमाया जा रहा है, रोड को घुमाने से फटाफट फटाफट जो है कपड़ा बुनता जा रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर फ्लाइंग शटल की स्पीड आपको दिखाई जा रही है। अब मेरे दोस्त, फ्लाइंग शटल हो गई। अब फ्लाइंग शटल तो हो गई, अब एक दिन में बुनाई ज्यादा होने लगी, तो भाई साहब धागा भी तो चाहिए ना। हाँ, तो धागा, कपास से धागा बनाने के लिए जेम्स आवर ग्रीज ने जो है 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ठीक है, देखो समझिए, फ्लाइंग, ये हमने बनाया ना फ्लाइंग शटल, ठीक है ना। अब फ्लाइंग शटल से क्या हो गया, इसके आविष्कार से बुनाई ज्यादा होने लगी, बुनाई बढ़ गई। अब बुनाई बढ़ी तो धागा चाहिए, धागा कहां से आएगा, तो इसके लिए जेम्स आवर ग्रीज आगे आया। तो लिखिएगा नंबर 2, जेम्स। ठीक है ना,
नाम बहुत गजब का है, आर ग्रीव्स, आवर ग्रीव्स। इसने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी क्या है? धागा बनाने की मशीन, कपास से धागा बनाने की मशीन। इस तरह से लिखो, कपास से धागा बनाने की मशीन। ठीक है, नाम आता है स्पिनिंग जेनी। 1764 में यह बनाई गई थी। चलो, आपको मैं जेम्स आवर ग्रीस भी दिखा देता हूं और उसकी स्पिनिंग जेनी भी दिखा देता हूं। देखो साहब, एक चित्र आपके समक्ष नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये है जेम्स आवर ग्रीस और यहां पर ये है फ्लाई स्पिनिंग जेनी। ठीक है, एक तरफ से कपास डाली जाती थी, दूसरी तरफ इस हैंडलूम को, या हमेशा कह सकते हैं हैंडल को, घुमाया जाता था, तो स्वतः ही कपास बन करके जो है वह इसमें आ जाया करती थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई क्या बात? अब साहब, स्पिनिंग जेनी में सुधार किया गया और रिचर्ड आर्कराइट ने सुधार किया। ठीक है, अब रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया? स्पिनिंग जेनी तो मूल रूप से हाथ से चलती थी और उधर हमारी फ्लाइंग शटल जो है वह भी हाथ से चलती थी। बहुत अच्छे से समझना। तो स्पीड बहुत तेज थी सर, और स्पिनिंग जेनी जो है वह इतना धागा नहीं बना सक रही थी कि कहीं ना कहीं फ्लाइंग शटल की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। रिचर्ड आर्कराइट ने सोचा, जी मैं क्या कर सकता हूं? तो इसने एक स्पिनिंग जेनी का ही सुधरा हुआ रूप वाटर फ्रेम बनाया। वाटर फ्रेम क्या था? सूत कातने की पहली मशीन थी जो कि जल शक्ति से चलती थी। जल शक्ति का मतलब हो गया लाइट से चलती थी। भाई साहब, क्या इसके पहले कभी कोई ऐसी मशीन बनाई गई जो लाइट से चलती थी? नहीं चलती थी। तो इसीलिए विश्व की पहली मशीन बनी जो जल शक्ति से संचालित होती थी। यहीं से फिशर महोदय कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक कारखाना प्रणाली की शुरुआत वाटर फ्रेम के आविष्कार से ही मानी जाती है। चलिए, स्पिनिंग जेनी में क्या हुआ? सुधार हुआ, सुधार हुआ और अब बनाया गया वाटर फ्रेम। क्या बनाया गया? तो याद रखना, वाटर फ्रेम बनाया गया। तो आओ आगे बात करते हैं वाटर फ्रेम की। व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, रिचर्ड आर्क राइट। क्या नाम लिखा गया? रिचर्ड आर्क राइट। इसने क्या बनाया? इसने बनाया वाटर फ्रेम। ठीक है, 1769 में बनाया। ठीक है, वाटर फ्रेम बन। क्लियर हो गई? चलिए, वाटर फ्रेम को ही पंचौखट कहा जाता है। विश्व की पहली ऐसी मशीन थी जो जल शक्ति से संचालित होती थी। सूत काटने की जल शक्ति से संचालित होने वाली पहली मशीन थी। तो लिखिएगा, इसे क्या कहा गया? पन चौखट। यह जल शक्ति से संचालित सूत काटने की पहली मशीन थी। सूत काटने की पहली मशीन थी। यह विश्व की पहली मशीन थी। यह
विश्व की पहली मशीन थी जो जल शक्ति से संचालित थी। इसके आविष्कार से क्या माना गया कि भाई साहब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहासकार फिशर कह रहा है। आधुनिक कारखाने प्रणाली का प्रारंभ हुआ। यहीं से आधुनिक कारखाना प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ठीक है, आधुनिक कारखाना प्रणाली का यहां पर शुरुआत हुई। अब देखो याद कैसे लिखना है, ट्रिक याद रखना भैया। हम सूरज को अर्घ देते हैं नहीं देते, बताओ। एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति क्या देता है, सूर्य भगवान को अर्घ देता है ना, अर्घ। और अर्घ किसका दिया जाता है, जल का दिया जाता है, जल को ही वाटर कहते हैं, ठीक है ना। और अर्घ को कहते हैं आर्क। याद रह जाएगा ना, ये ट्रिक थोड़ा सा याद रखना, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आएगा, नाम होगा कार्टराइट। उस कार्टराइट ने शक्ति चालित पावर लूम का निर्माण किया था। समझ में आ गई क्या बात। तो इसीलिए अर्क, अर्क यानी कि वाटर, जल। भगवान सूरज को हम जेठालाल नहीं करता तारक मेहता की उल्टा चश्मा, तो भाई साहब वही तो अर्क है। ठीक है, चलो मैं आपको चित्र दिखाता हूं कि वाटर फ्रेम कैसी थी और इसका निर्माण रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। ये देखो सर, ये व्यक्ति है भाई साहब, कितना गजब का विद्वान व्यक्ति है रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, ये कौन है, तो ये है भाई साहब आर्कराइट महोदय। और आर्कराइट महोदय ने शुरू खोज करी किसकी, तो याद रखना जी वाटर फ्रेम की। ये है वाटर फ्रेम। देखो भाई साहब, इस तरह से ये जल शक्ति से जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया वाटर फ्रेम। अब यहां पर समझिए मेरे दोस्त, ये पूरा एक मोटर टाइप में लगी हुई है। ठीक है, और ये इसको लाइट से चलाया जाता था, और ये ऑटोमेटिक जो है धागे बनाया करती थी। ठीक है, तो यहाँ गिट्टियां लगी हुई है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 धागे आ रहे हैं और 4 गिट्टियां यहाँ पर लगी हुई है, और इन गिट्टियों में जो है धागे लिपटते चले जाते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई। और यहीं से जो है आधुनिक कारखाना प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। लिख लो यहां तक। अब देखो, कहते हैं आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि आवश्यकता जो है वह आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, 10 सालों तक बहुत जबरदस्त काम किया किसने, वाटर फ्रेम ने। लेकिन एक व्यक्ति आया, नाम था सैमुअल क्रॉम्पटन। ठीक है, इसी के नाम पर क्रॉम्पटन के पंखे आते हैं ना, वो इसी के नाम पर आते हैं। सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम को मिला करके स्पिनिंग म्यूल बना दिया। ठीक है, यानी कि स्पिनिंग जेनी क्या काम करती थी, स्पिनिंग जेनी याद करो धागा बनाने का काम करती थी। और मेरे दोस्त वाटर फ्रेम भी क्या था, धागा बनाने का काम करती थी, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग मशीनें हो गई थी। इसीलिए सैमुअल क्रॉम्पटन ने सोचा, विचार किया कि क्यों न एक नया कुछ किया जाए। तो स्पिनिंग म्यूल बना दिया। म्यूल क्या होता है जी, खच्चर होता है नहीं होता, गधे और घोड़े का मिश्रण। ठीक है, तो आओ चर्चा करते हैं। सैमुअल क्रॉम्पटन,
सैमुअल क्रॉम्पटन। इसने क्या किया, स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम, इन दोनों को मिलाया, मिलाल करके स्पिनिंग म्यूल बना दिया। स्पिनिंग म्यूल, म्यूल का मतलब होता है खच्चर, ठीक है, म्यूल बना दिया। और ये घटना हुई 1779 ईस्वी में। ठीक है, लिख लो स्पिनिंग म्यूल, ठीक है, सैमुअल क्रॉम्पटन। चलो चित्र देखते हैं, आ जाओ देखें। बड़ा अच्छा लगता है यार चित्रों से पढ़ाते हुए। मैंने 5 साल तक एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया है पढ़ाने की में, तो वहां पर मैं ऐसे ही डायग्राम से पढ़ाया करता था और खूब पढ़ाया भाई साहब। ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ये सैमुअल क्रॉम्पटन है, और इस सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया गया। वह कुछ इस तरह की थी, आप देखिए कितनी गजब की मशीन है। धागा काटने के लिए स्पिनिंग म्यूल बना दिया, ठीक है, वही मोटर लगी हुई है इसमें, ठीक है, और लाइट से चलती है, और बहुत तेज गति से इधर गिट्टियां लगी हुई है, धागा जो है डाला जा रहा है, सूत कत रही है, चरखा जैसी है यह। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। चरखे के जैसी है यह, ठीक है। लिख लो, लिख लिया। चलिए, इसके बाद एक व्यक्ति आया, नाम था कार्टराइट, ठीक है। क्या नाम था? कार्टराइट। वह आर्कराइट था, यह कार्टराइट है। इसने शक्ति चालित पावर लूम यानी कि करगा की स्थापना करी 1785। लिखो नंबर 4। करगा या पावर लूम, ठीक है। और यह घटना है लगभग 1785 के आसपास की। अब देखो साहब, ये क्या है? शक्ति यानी कि लाइट से चलने वाली थी। लाइट से चलने के लिए तो हमने कहीं ना कहीं आर्कराइट ने तैयार कर दी थी ना, जिसे वाटर फ्रेम कहा गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि यह जल शक्ति से भी चल सकती थी और वाष्प दोनों से संचालित होती थी। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवस्थित कारखाना प्रणाली की शुरुआत यहीं से मानी गई। सर, यहां से हमने क्या माना है? आधुनिक कारखाना प्रणाली। लेकिन यह सिस्टेमेटिक नहीं थी, लेकिन यह सिस्टेमेटिक थी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? यह जल व वाष्प दोनों शक्ति से संचालित था, इसलिए व्यवस्थित कारखाना प्रणाली का प्रारंभ यहीं से हुआ। यह व्यवस्थित है, सिस्टेमेटिक, जिसमें कोई गलती नहीं हो। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। अब इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। कार्ट, देखो कार्ट का मतलब क्या होता है? गाड़ी। और गाड़ी किससे चलती है? पावर से चलती है। चलती नहीं चलती? तो भाई साहब कार्टराइट और पावर लूम याद रह जाएगा। आर्कराइट वाटर फ्रेम याद रखना। यह ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है।
सर ये है कार्टराइट, कहाँ गया, ये इमेज सही नहीं है इसलिए डाउनलोड नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं है, हम आपके लिए पावर लूम दिखा देते हैं। ये है सर पावर लूम, आप देखो भाई साहब, देखो अब तक हमने जितनी भी मशीनें देखी है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, अब तक हमने जितनी भी मशीनें देखी है, चाहे वह आप सैमुअल क्रॉम्पटन का स्पिनिंग म्यूल देख लीजिए, ठीक है, सैमुअल क्रॉम्पटन का क्या देख लीजिए भाई साहब, स्पिनिंग म्यूल देख लो, ठीक है ना, या आप जो हैं वह देख लीजिए कहीं ना कहीं रिचर्ड आर्कराइट का पावर वाटर फ्रेम, या आप जेम्स आवर ग्रीस का स्पिनिंग जेनी देख लीजिए सर। इसके अलावा जोन के का फ्लाइंग शटल, बाकी इसके पहले तो कोई मशीनें है ही नहीं थी, हार्वेस्टर का प्रतीकात्मक रूप मैंने आपको दिखाया था सर। इस मशीन को आपको देख करके नहीं लगता कि कहीं सारी तकनीकी वर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया होगा, हाँ या ना का जवाब दीजिए। पावर लूम है, पावर लूम होता है एक प्रकार का करगा, एक प्रकार का कपड़ा बुनने की बहुत हेवी मशीन है सर यह। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए, तो लिख लिया। एक अभी हमने एली वीट ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, जिसने अनाज को भूसे से अलग करने की एक मशीन बनाई थी। इसी एली वीटने ने कॉटन जिन का आविष्कार किया था, कपास ओटाने की मशीन। कभी आप उसके पास गए हो जो मूल रूप से कपास से या रुई के बिस्तर बनाता है ना, उसके पास एक लकड़ी की मशीन होती है जिसमें रुई डाला जाता है और उसकी गंदगी जो है वह साइड में से बाहर आती चली जाती है, उसे कॉटन जिन कहा जाता है। 1793 में कपास ओटाने की यह मशीन एली वीटने के द्वारा तैयार की गई थी। लिखिएगा नंबर 5। एली वीटने, कॉटन जिन कब तैयार करी? 1793 में, ईस्वी में। क्या है यह? कपास ओटाने की मशीन, ओटाने मशीन, ठीक है, कपास में से गंदगी बाहर निकालने का काम यह मशीन किया करती थी। लिख लो। इसके बाद एक नाम आता है रिचर्ड रॉबर्ट्स, इसने स्वचालित बुनाई मशीन बनाई 1825 में। लिखिएगा रिचर्ड रॉबर्ट्स। स्वचालित बुनाई मशीन कब बनाई? 1825 में। चलो सर, सबसे पहले रिचर्ड रॉबर्ट्स को देखो आप, हालांकि इनको देखने से कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ एक आइडिया रहता है कि साहब रिचर्ड रॉबर्ट साहब ऐसे दिखता है। तो ये देखो, ये है रिचर्ड रॉबर्ट, और इसने जो बुनाई मशीन देखी तो शायद मुझे लगता है कि उसको देखने के बाद तो आपके दांतों तले आप उंगलियां चबाने लगेंगे। देखो साहब, यह है सेल्फ आइसाइटिंग व्हील शार्प, ठीक है,
तो ये मैनचेस्टर में लगी हुई थी। कितनी गजब की और कितनी विशाल मशीन है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए कि धीरे धीरे जो है ना हमारे यहाँ पर जो मशीनें बन रही है उन मशीनों में सुधार होता जा रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। ठीक है, धीरे धीरे हमारे यहाँ पर जो मशीनें बन रही है उन मशीनों में क्या होता जा रहा है साहब, याद रखिएगा जी, सुधार होता जा रहा है। ठीक है, चलिए, जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाई, जेम्स हावरग्रीज ने बनाई। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट का नाम आता है। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट के बाद आता है सैमुअल क्रॉम्पटन, इसने बनाई थी म्यूल। क्या बनाई भाई साहब, याद रखना जी, म्यूल बनाई। इसके बाद एक व्यक्ति आता है कार्टराइट, केवल कार्टराइट, नॉट आर्कराइट, इसने बनाया पावर लूम। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़िएगा तो हेली व्हीटने, इसने बनाया कॉटन जिन। ठीक है, और रिचर्ड रॉबर्ट्स, स्वचालित बुनाई मशीन। इसके बाद एक व्यक्ति आता है, भाई साहब सब कुछ हो गया, सिलेंगे कैसे, पहले हाथ से सिले जाते थे लेकिन वही है ना, आवश्यकताएं पूरे नहीं हो रही थी, तो एलियास हो करके एक विद्वान आया, उसने 1846 में सिलाई मशीन बनाई। ठीक है, यहीं पर लिख दूं क्या, यहीं पर लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। भाई साहब माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा छोटा करना पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा ऊपर ले दूं मैडम, धन्यवाद आपका, भगवान मेरा भला करे। चलो, नंबर 8, एलियास हो। इस एलियास हो ने क्या बनाई थी, सिलाई मशीन बनाई। और ये कब बनाई, 1845 ईस्वी में बनाई थी, 1845। ठीक है, चलो चित्र दिखाता हूं मैं। सर ये है एलियास हो आपके समक्ष, भाई साहब एलियास। और इस भाई साहब एलियास ने जो मशीन बनाई वह इस तरह से थी। आप देखो शुरुआती सिलाई मशीन कैसी थी, वो ऐसी थी। ठीक है, देख लीजिए, ये कौन है, ये एलियास हो है। और ये क्या है, यह आपके सिलाई मशीन है। यह 1846 में बनाई गई थी, 45 नहीं 46 होगा, 1846, 1846 ईस्वी, लिख लो। ठीक है, एलियास हो सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। यार उस समय के लोग कितने एडवांस थे ना, हालांकि हमारे भारत के लोग इनसे ज़्यादा एडवांस थे, लेकिन चूंकि मान्यता इनको है इसीलिए इनको याद किया जाता है। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये थी कुछ बातें, एक बार पढ़ के आना आप। ठीक है, हमने रिपीट करवा देता हूँ क्या क्या आविष्कार है, क्योंकि आविष्कारों से बहुत सारे सवाल जो हैं वह बनते हैं। ठीक है, जैसे जेथ्रोटल ड्रिल मशीन इसने बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा नाम आता है चार्ल्स टाउनसेंड, कृषि चक्र, फसल चक्र पद्धति, सलजम की खेती, रॉबर्ट बैकवेल, पशुपालन में सुधार किया। इसके बाद चार्ल्स कोलिंग ने नई नस्ल तैयार कर दी, ऑर्थर यंग नई खेती, एलिवेट ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन, साइरस एस मैकोरिम हार्वेस्टर, जस्टुस वॉन लाइबिंग रासायनिक खाद, जॉन के फ्लाइंग शटल बनाई, जेम्स हावरग्रीज स्पेनिंग जेनी बनाई इसने, रिचर्ड आर्कराइट वाटर फ्रेम बनाया। ठीक है, सैमुअल क्रॉम्पटन स्पिनिंग म्यूल बनाया, कार्टराइट शक्ति चालित करगा या पावर लूम बनाया, हेली व्हीट ने कॉटन जीन, रिचर्ड रॉबर्ट्स स्वचालित बुनाई मशीन, एलियास हो सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे नई शक्ति में किस तरह से परिवर्तन आया, थॉमस सेवरी ने माइनर्स फ्रेंड नाम के इंजन का आविष्कार किया था। तो कल मुलाकात करते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें। मंडे को लेंगे, कल तो ऑफ रहेगा, कल परसों ऑफ रहेगा। क्लियर हो गई ना? चलिए, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, नमस्कार।